नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। दर्शकों, श्रोताओं, भाइयों बहनों, मित्रों नहीं मित्रों, आज बात एक मंदिर, पटना का यह मंदिर जगत प्रसिद्ध है, अगर ऐसा कहें तो बुरा नहीं होगा। बात पटना के महावीर मंदिर। क्या आप लोग यकीन करेंगे कि आज जिस महावीर मंदिर की आप इतनी चर्चा सुन रहे हैं, उस महावीर मंदिर के एक हिस्से को ढाहने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामहिम श्री 1,08,000 लालू प्रसाद यादव जी तमाम बुलडोजर दल बल सहित पहुंच चुके थे और एक अकेले पुलिस ऑफिसर ने उनको रोका, क्योंकि वह उन बुलडोजर्स के आगे खड़ा हो गया था और उसने कहा कि ये कार्रवाई नहीं होगी। और इन सब के पीछे वजह क्या थी? वजह थी कब्जे की, क्योंकि ये पूरा खानदान चोर खानदान है, डकैत खानदान है। तो इसने महावीर मंदिर पर कब्जा करना चाहा और इनके एक तब चेला हुआ करते थे रमई राम, उनको महंत बनाना चाहते थे लालू प्रसाद। ये लड़ाई थी। लेकिन जो पटना महावीर मंदिर के तत्कालीन कर्ता धर्ता बनने वाले थे, वो कम चालाक नहीं थे। उन्होंने क्या किया? अयोध्या से एक दलित पुजारी को, और बिहार आज से नहीं 2 दशक पहले से अपने यहाँ दलित पुजारी रख रहा है। तो ये जो स्टालिन टाइप के कीड़े मकोड़े हैं, नाबदानी कीड़े, नाली के कीड़े, वो जब एफ हिंदुत्वा या डिसमेंटल हिंदुत्वा कहते हैं, और वो जब कहते हैं कि हिंदुत्व ने तो दलितों को जगह ही नहीं दी, ब्ला 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 ब्ला, तो उनके मुंह पर ये तथ्य मार दीजिए। ये बात 1990 के शुरुआती दशक की है, 92-93। और कल एक गाना बजा भागलपुर में, तेजस्वी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो, और इस गाने पर सरेआम कट्टा लहराते झूमते आरजेडी के समर्थक। और कट्टा भी कौन सा? एकदम देसी साहब, खांटी मुंगेर टाइप का कट्टा, जो कभी ट्रक के स्टीयरिंग वाले लोहे से बना दिया जाता है, कई बार तो वो जो साइकिल का डंडा होता है पीछे वाला, उससे भी बना दिया गया है। और वही हाथ में झनझनाता है तो कहते हैं गैंग ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी की ये क्या बवासीर बना दिए हो। बात करते रहेंगे बिहार के जंगल राज की। जो बिहार का जंगल राज कोई आज की देन नहीं है। आनंद जी कैसे देखते हैं 1992-93 में सीधा महावीर मंदिर पर हमला, और अब तेजस्वी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो, ये खुली जातिवादी जो घृणित सोच है, इसका क्या करेंगे? देखिए, ये जो सोच है इनकी मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति, ये सोच जो है इनके शिक्षा मंत्री जो थे वो बहुत पहले जाहिर कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री भी बिल्कुल महान टाइप के थे, तो राजद के शिक्षा मंत्री थे। ये नेता कैसे बने थे? तो पुराने जमाने में पप्पू यादव इनका प्रचार किया करते थे। पप्पू यादव और उनकी पत्नी, दोनों लोग 1999 के दौर में जब आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया था, उस बार चुनाव में ये निर्दलीय उतरे थे, और उस समय पप्पू यादव और पप्पू यादव की पत्नी जो थे वो इनका प्रचार कर रहे थे, और उस तरह से जो है ये नेता बनते रहे। अब ये राजद की जो सरकार आई थी, इसमें ये बन गए थे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर महोदय। तो चंद्रशेखर यादव जी जो बयान दे रहे थे रामचरितमानस के बारे में, बार बार, एक बार नहीं बार बार, तो उस बार बार के बयान में आपको नजर आ जाएगा कि ये जो हिंदुत्व है इसके प्रति इनकी सोच क्या है, या कैसी सोच है। तो किस तरह से जो है वो मंदिरों पर, मठों पर कब्जा जमाया जाए और उस जमीन को भी खा जाया जाए। देखिए, जमीन जो है वो बिहार में एक बहुत बड़ा मसला होता है। बड़ा मसला इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए 67 के दौर में
जो बिहार में फेमेन आया, जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, और उसके बाद का दौर देखेंगे तो करीब-करीब इसी दौर में नक्सलवाद जो था, वो बंगाल से इंटर करने लगता है बिहार में। और बड़े नरसंहारों की शुरुआत जिसको आप कहते हैं, तो आपको दिखेगा कि पूर्णिया में इसी 67 के दौर में जो है, वो सबसे पहला जो बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें 11 संथालों को कहा जाता है कि गोली मार दी गई थी और 4 को जीवित जला दिया गया था। तो ये जो पहला बड़ा नरसंहार था, ये पूर्णिया में होता है। और ये वही समय था जो नक्सलवाड़ी आंदोलन जब बिहार में प्रवेश कर रहा होता है। तो इसी समय में एक मोहम्मदिया स्टेट कहते हैं, पूर्णिया के इलाके में, वो हुआ करता था। तो मोहम्मदिया स्टेट के जो कर्ता-धर्ता थे, वो बिहार के पूर्व विधि मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जो हसीबुर रहमान साहब थे, पूर्व विधि मंत्री, इनके ऊपर आरोप था कि इनकी जीप और इनकी राइफल, ये जो मोहम्मदिया स्टेट का झगड़ा था ज़मीन का, उस झगड़े में इस्तेमाल हुआ था, और मोहम्मदिया स्टेट की तरफ से ये जीप और राइफल इस्तेमाल हुआ था और एक आदमी मारा गया था। तो ये मुकदमा उन पर रहा, बिहार के विधि मंत्री पर, कानून मंत्री पर। तो ख़ैर ये 70 के दौर की बातें थी, लेकिन 70 के दौर से आप 90 के दौर तक भी जब पहुँचेंगे, तो सारे कानून वग़ैरह के चेंज होने पर भी जो ज़मीनें दान में मिली थी, बहुत से लोगों ने भूदान आंदोलन में, जो विनोबा भावे का आंदोलन था, उस दौर में काफ़ी ज़मीनें दान में दी थी। उससे पहले सहजानंद सरस्वती थे, तो सहजानंद सरस्वती के दौर में काफ़ी सारी ज़मीनें जो है वो दान में मिली थी। तो उस दान में मिली ज़मीन को भी बिहार सरकार उचित तरीके से लाभुकों में बाँट नहीं पाई। पूरी ज़मीन वो बाँट नहीं पाई, वो ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो दान में मिला हुआ ज़मीन था, उस ज़मीन का हिस्सा अभी तक पड़ा हुआ है। अब इसकी वजह से समस्या क्या हुई कि ज़मीन भई जो दानकर्ता थे उन्होंने कह दिया कि हमने तो भाई ज़मीन दान कर दी एक्स्ट्रा हमारे पास जो थी। अब तुम नहीं ले जा कर के किसी को दे रहे हो और वो ज़मीन पड़ती पड़ी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और जो ज़मीन लेने वाला था वो उसकी दिक्कत क्या थी कि भाई जो ज़मीन लेने वाला एक्चुअल लाभुक था, वो बेचारा कतार में सबसे पीछे खड़ा था और जिस पार्टी ने उस लाभुक के नाम पर आंदोलन चलाया था, वो जो है वो पूरी ज़मीन जो है वो हथियाए जा रहा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो एक कम्युनिस्ट गुंडा होता है, इसका नाम था जज यादव, नाम ही जज यादव था। वाह। तो ये भागलपुर इलाके का था, ये सॉरी भोजपुर इलाके का था, और भोजपुर इलाके में 90 के दौर में ये क्या कर रहा था कि कई ज़मीनें जो मठ वगैरह की परिसीमन से ऊपर आ रही थी, उस सारी ज़मीन पर इसने लाल झंडा लगवाया और वो लाल झंडा लगा कर के अपने रिश्तेदारों में बाँट दिया। तो 1 बार किया, 2 बार किया, जब डकैती वगैरह के भी इल्ज़ाम इस पर आने लगे तो रामसुंदर दास हुआ करते थे। उन्होंने रामसुंदर दास गुप्त जो थे उन्होंने जाकर के जाँच वगैरह की और पता चला कि ये तो सही में डकैती वगैरह में इन्वॉल्व्ड था। तो इसको निकालने की कोशिश की, तो कम्युनिस्ट पार्टी में उस दौर में यादवों का इतना दौ ज़ोर था कि रामसुंदर गुप्त जो थे उनको ही निकालने की बात होने लगी और जज यादव जो है उनके ऊपर कोई कार्यवाही हुई नहीं। तो यही वजह सब, ये जो जज यादव वाली कार्रवाई थी, ये बिल्कुल वो दौर था, जिस दौर में अगस्त 1994 में और जनवरी 1995 के बीच रणवीर सेना का उदय हो रहा था। तो इस तरह के लोग जब ज़मीन को कब्जा रहे थे, ज़मीनों को लूट रहे थे, किसान की ज़मीन छीन कर किस तरह से उनके रिश्तेदारों के पास ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ये कोशिश कर रहे थे। उस समय में रणवीर सेना का उदय हो रहा था, और कहीं जो ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये सामंती जातिवादी ऊँची जाति वालों वालों के पास ज़मीनें थी, ऐसा हुआ होगा। तो ये जो जज यादव वग़ैरह ज़मीन बटोर रहे थे या वसूल रहे थे, ये लोग कोई बिना ज़मीन वाले लोग थे, ऐसा नहीं है। ये जो आप सोच रहे हैं कि लालू यादव के सामाजिक न्याय का दौर था जी, उस समय तो वो सफ़ेद कुर्ता नहीं पहनने देते थे जी। तो ये सब गलतफ़हमी एक बार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्या है कि बीपी मंडल जो थे, जिनके नाम पर मंडल कमीशन का नाम आप लोग जानते हैं, तो वो बीपी मंडल खुद क्या थे? खुद वो मुरहू स्टेट के राजा थे। राजा थे, राजा, बड़े ज़मींदार। उनके पिताजी रासबिहारी मंडल बिहार में जो सबसे पहली गोप सभा होती थी 1913 के दौर की, उसको शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। तो पूरा खानदान जो था वो राजनैतिक रूप से बहुत एक्टिव और बड़ा ज़मींदार परिवार होता है। और ऐसे बड़े ज़मींदार परिवारों की आप गिनती करेंगे तो कोई गिनती कमी नहीं होगी। महाभोज नाम का एक उपन्यास मुन्नू भंडारी का जो होता है, वो हम हमेशा लोगों को बताते ही हैं कि भाई वो लिखा गया जिस बेलछी नरसंहार के बारे में, एक बार उस बेलछी नरसंहार का आप डिटेल देख लीजिए।
जैसे ही आप डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेलची नरसंहार में जो आरोपी थे उनके नाम में आपको महतो लिखा हुआ मिलेगा, कुर्मी जाति के थे ये भूस्वामी। और जो लोग मारे गए थे उनके नाम में आपको सिंहेश्वर पासवान लिखा हुआ दिखेगा। ये लोग एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो जो मारे गए थे वो एससी कम्युनिटी के थे और जो मारने वाले थे वो आज की तारीख में ओबीसी में आते हैं। तो ये बड़ी जाति बनाम छोटी जाति की जो लड़ाई की बात कर रहे होते हैं, उसमें भी जो मामला है वो बहुत फंसा हुआ है बिहार में। असल में जमीनी सच्चाई कुछ और है। आपने एक बीच में धीरे से कह दिया कि वो उजला कुर्ता नहीं पहनने, क्या उजला कुर्ता? मैंने दलितों को और पिछड़ों को ये लालू उजला यादव कुर्ता का नहीं? ये लालू यादव का डायलॉग होता है। ये लालू यादव का प्रिय डायलॉग होता है कि दलितों को सफेद कुर्ता नहीं पहनने दिया जाता था कि रे अब गुअरवा सब भी उजला कपड़ा पहनेगा। अब इसमें मजेदार चीज क्या है? इसमें मजेदार चीज ये है कि कबीरपंथी जो होते हैं वो सफेद कुर्ता ही पहनते हैं। और पुराने जमाने में जो ये सफेद कुर्ता पहनने का होता था प्रचलन, उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि रंग बहुत महंगे होते थे, तो रंग खरीदा नहीं जा सकता था, तो पीला रंग कैसे बनाएंगे? तो पीला रंग बनाने के लिए क्या होता था कि शादी में वो जो हल्दी होती थी ना, उससे धोती को रंग दिया जाता था। तो वो जो दान में मिली हुई धोती होती थी वो पहने हुए होता था। जो ब्राह्मण है खुद से खरीद करके वो पहन नहीं सकता था, खरीदते बहुत कम थे लोग कोई भी चीज। तो भाई उसको जो दान में मिला हुआ वो धोती होती थी, वो पीले रंग से रंगी होती थी क्योंकि अक्सर उसको शादी में मिली होती थी। यादव जी जो है उनको नहीं मिल पाती थी ऐसी रंगी हुई चीजें, क्यों? क्योंकि नील वगैरह जो होता था, वो नील सबसे महंगे उत्पादों में से एक था। अगर आप 1880 में पटना में जो 4 बड़े भवन बने थे, जिसमें एक में सिन्हा लाइब्रेरी चल रही होती है, एक हुसैन इमाम का जो पैलेस है ठीक डाक बंगला चौराहे पे, वो अभी अभी मुकदमे से फ्री हुआ है। तो शिया वक्फ बोर्ड जो है, वो शिया वक्फ बोर्ड को वो मिल गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाकी दूसरे लोग जो थे वो भी उस पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन आखिरकार वो शिया वक्फ बोर्ड जो होता है उसको मिला है। इसके अलावा और 2 मकान होते हैं, एक में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। इन चारों मकानों में अगर आप जाकर के देखिएगा तो आपको छतों पर जो नक्काशी है ना, वो दिख जाएगी कि नील से की हुई है, नीले रंग से। तो आप जैसे ही पूछेंगे कि भैया ये नील से ये फूल पत्तियां क्यों बना रखी हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये जो नील है ये बहुत महंगा होता था। इसीलिए इंडिया से सारा एक्सपोर्ट करके अंग्रेज ले जा रहे होते थे। गरीब आदमी नील खरीद ही नहीं सकता था, तो नील खरीद ही नहीं सकता था तो अपनी धोती को नीला रंग ले, ऐसा कैसे करेगा वो बेचारा? अच्छा, पीला रंग अगर आप सोचेंगे कि पीला रंग विदेशियों के लिए उस समय में बड़ा सहज उपलब्ध होगा और भारतीय लोग जो थे उन्होंने कोई आविष्कार वगैरह नहीं किया, तो ये गलतफहमी भी निकाल दीजिए दिमाग से। गोथे की जो पेंटिंग्स वगैरह आप देखते हैं, तो गोथे की पेंटिंग्स वगैरह में जो पीला रंग इस्तेमाल होता है, वो पीला रंग कैसे बनता था? वो पीला रंग बहुत मजेदार तरीके से बनता था। मथुरा के आसपास के इलाके में गायों को ढेर सारे आम के पत्ते खिला दिए जाते थे। इससे उनका पेशाब जो होता था वो और गाढ़े पीले रंग का होता था। तो उस गौमूत्र से वो पीला रंग बनता था, जिससे आप गोथे की पेंटिंग्स में पीला रंग देखते हैं। तो रेनेसां की जो पेंटिंग्स वगैरह देख करके और पीला रंग देख करके वाओ सनराइज और ये सब कर रहे होते हैं, वो असल में गौमूत्र की प्रशंसा कर रहे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो इस तरह बताइए। से रंग बनते थे, तो रंग थे ही नहीं। तो भारत में भी तो रंग कहाँ से होते? लाल वगैरह जो होता था वो आपको पता ही है कि लाल रंग जो है वो फूलों से देखिए, बनता है। हमारी बातचीत रंगों पर चली जाए या इस पर, उससे पहले मैं आपको हारमोनियम सहित इधर बुला लेता हूँ। मुद्दा ये है कि अभी नेपाल में हमने देखा जेन जेड ने तख्ता पलट कर दिया, यहाँ तक कि उस आंदोलन का नाम ही ससुर पड़ गया, जेन जेड आंदोलन। हालांकि वो एक अलग चर्चा है, नेपाल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं अलग से भी, और बहुत सारी चर्चा दर्शकों आप प्रारब्ध पर सुन सकते हैं, जहां मैंने नेपाल पर बहुत सारी चर्चा की है। व्यालोकवाणी पर भी करेंगे हम चर्चा, विदेश के किसी विशेषज्ञ से। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि नेपाल की स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाए आज दोपहर तक, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ बात बिहार चुनाव की। फिलहाल जिस चुनाव में कुछ ही दिन पहले एक बंद के दौरान आरजेडी के गुंडों ने जिस तरह का उत्पात किया, तेजस्वी यादव की पूरी देह भाषा देखिए, पूरी मुख मुद्रा देखिए। कल उन्होंने फिर से
एक बकवास बयान दिया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जरूरत ही क्या है, क्योंकि भाजपा तो सारा वोट चोरी कर ले रही है। अच्छा, मजे की बात देखिए आनंद जी कि 300 वोट ही मिले, 15 वोट ससुर वहां भी चोरी हो गए। मोदी जी बात तो गजब आदमी है, बैलेट पेपर में भी चोरी करवा लिया, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इनके सांसद लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, मतलब महामूर्खों की फौज है। 15 लोगों के वोट इनवैलिड हो गए, बताइए, या 15 लोगों ने क्रॉस कर लिया, विप का उल्लंघन कर दिया। देखिए, जब जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों के सर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। पढ़ा लिखा समझदार होना कोई क्राइटेरिया नहीं है सांसद बनने के लिए, कोई भी सांसद बन सकता है। लेकिन ये जो महावीर मंदिर की मैंने घटना सुनाई, या आज तेजस्वी नेता बनता हो तो यादव सरदार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो, ये जो भावना है, जैसे मोहम्मदवादियों के मन की ये भावना है कि काफिरों पर हमने शासन किया है जी, हमारे दादा परदादा मुगल थे जी, तुर्क थे जी, फलाने थे जी, अलाने थे जी, जबकि है कहीं कोई नहीं। 90 से 95% तो कन्वर्टेड हिंदू है। 95% क्या 99% महाराज, कौन अरबी टाइप तो कोई लगता भी नहीं है, जबरी खुद को शेख और शिया बनाए हुए हैं। खैर, वो भी मुद्दा नहीं देखिए, है, प्लीज आनंद इसमें भाई। से 90% ऐसे हैं जिनको मुगल दरबारों में एंट्री तक नहीं मिलती थी, दरबार में अंदर नहीं घुस सकते थे, छोटी जात अभी के हैं कौन इसलिए। अभी कौन सा मिल जाता है? अभी इनके मस्जिद अलग नहीं है क्या? अभी इनको दफनाने देते हैं क्या? अभी इनके साथ रोटी बेटी का संबंध करते हैं क्या? कोई रोटी बेटी शेख, वगैरह तो बहुत बड़ी बात है, किसी किसी जुम्मे की नमाज पे अशराफ के आगे जरा बैठ करके दिखा दें। कोई शेख जुम्मे की के नमाज हो रही आगे, हो, अशराफ को पीछे बिठा दें और खुद बैठ जाए को, जरा आगे, देखें किसमें कोई दम है। कोई शेख किसी हलाल खोर के पीछे बैठ के नहीं रह सकता है। कोई पठान किसी कंजर के पीछे नहीं रहेगा। इसलिए ये जो दिलफरेब चुटकुले सुनाए जाते हैं ना कि मोहम्मदवाद समानता का मजहब है, एक सफे में खड़े हो गए महमूदो नियाज और पता नहीं क्या क्या बंदा नवाज, फर्क मिट गया, बंदा न बंदा रहा न बंदा नवाज। अरे भाई साहब, महमूद और अयाज एक सफे में खड़े हो गए, किसने देखा? अयाज कौन था महमूद का? ये भी तो पता करो भाई। बहरहाल वो हमारा विषय नहीं है। अभी कल पप्पू यादव ने अपना पूरा रंग दिखाया, एनएचएआई के एक अधिकारी को फोन पर खूब गालियां दी, मां बहन की। पप्पू यादव राहुल विंची के कर्णधार हैं, तो आप चलते चलते इस पूरे बातचीत को समेटे कि न केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस भी अपने नए स्वरूप में बिहार में जंगल राज, जिसको उसने 15 वर्षों तक सपोर्ट किया, कंधा दिया, उसमें हम सफर रहे, अब एक बार फिर से ये लोग जंगल राज लाने की तैयारी में है। बिहार वासियों सावधान। आनंद जी, ओवर टू यू। जी देखिए, इसमें सबसे पहले एक पुराना सा किस्सा हमेशा याद कर लेना चाहिए। पुराना सा किस्सा इसलिए क्योंकि बचपन में पढ़ा होगा और लोग मान के चलते हैं कि पंचतंत्र वगैरह का किस्सा है तो बच्चों के लिए होगा। असल में बच्चों के लिए ये किस्सा था नहीं। पंचतंत्र में जो घटनाएं हुई थी वो सबकी सब बच्चे जब शिक्षा नहीं ले पाए तब प्रौढ़ शिक्षा के लिए उन राजकुमारों को जिनके पास भेजा गया था, वो थे विष्णु शर्मा और उन्होंने पंचतंत्र के किस्से सुनाए थे। तो ये बड़ों के लिए भी कहानी उपयुक्त होती है। तो इस कहानी में होता क्या है कि बहुत सिंपल सी कहानी थी। सियार था और वो गाँव में चला जाता है और गाँव में एक नाद में गिर जाता है, नीले रंग से रंग जाता है और लोग सोच लेते हैं कि जो कोई नया जानवर आया है, इसे ही राजा बना लिया जाए और इस तरह से जो जंगल के जीव थे, वो उसको राजा मान लेते हैं और एक दिन होता क्या है कि बाकी सियार हुआ करना शुरू करते हैं और अचानक से ये सियार जो रंगा सियार होता है, वो भी हुआ करने लग जाता है और लोग समझ जाते हैं कि ओहो! ये तो असल में सियार है, इतने देर से ये रंग बदले बैठा था। तो मामला यहाँ भी वही है। ये जो आपको रंगे सियार दिखते हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, ये अपराध कर्मी हैं पेशे से, ये अपराध कर्मी हैं अपनी सोच में, ये भ्रष्टाचार और लूट-पाट, रंगदारी इसको अपना खानदानी अधिकार मानने वाले लोग हैं।
जैसे ही इनको मौका मिलता है, जैसे ही इनके साथ के झुंड को आप इनके साथ खड़े देखिएगा, इनका असली रंग जो है वो बाहर आ जाता है। तो असली रंग जो है वो बाहर आया है कि तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, और उस पर कोई लुंगी पहन करके, तो कोई तौलिया लपेट करके और बनियान पहने और देसी कट्टा लहराता हुआ नजर आए, और ये चौक पर वो करे। और आपकी लड़कियां फिर स्कूल कैसे जाएंगी? वो जो साइकिल से आपने स्कूल भेजना शुरू कर दिया है बच्चियों को, और बच्चियों की स्कूल में जाने वालों की गिनती जो है वो पूरे देश भर में बहुत बढ़ गई है, ये सब सुना रहे होते हैं। तो ये बच्चियां स्कूल कैसे जाएंगी? ये एक बार सोच लीजिएगा कि जब वो लुंगी पहन करके, तौलिया लपेट करके और चौराहे पे कट्टा लहरा रहा होगा, तो ये कैसे जाएंगी स्कूल? और आपका बेटा पढ़ाई कैसे करेगा? मैट्रिक के बाद ही बाहर भेजते हैं आप तो बिहारियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैट्रिक तक तो पढ़ाने के बाद बिहार से बाहर भेजते हो ना, तो मैट्रिक तक वो पास कैसे करेगा? 10वीं तक को कैसे पहुंच पाएगा? 8वीं 9वीं में ही उसे ड्रग्स की आदत नहीं लग जाएगी, किसी रंगदार के साथ वो उठने बैठने नहीं लगेगा, गुंडा नहीं बन जाएगा 8वीं में ही? ये आप कैसे तय करेंगे? तो स्थिति ये होने वाली है अगर ये सरकार बनी तो ना बने ये सरकार, इसके लिए कोशिश आपको करनी है। किसे वोट देना है इसके बारे में हम बोलेंगे नहीं, बाकी समझदार आप खुद हैं। अब मेरे गले का गमछा वमछा आप देख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है भाई। ये सरकार नहीं बने, मतलब आरजेडी की किसी भी सरकार में किसी भी तरह सहभागिता ना हो। मेरे जैसे तमाम लोग, आनंद जी जैसे तमाम लोग आपको यही बताते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसको वोट देना है मुझे नहीं पता है, सीरियसली मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि किसको वोट नहीं देना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि लालू यादव से या उसके खानदान से आप इतना क्यों भड़के रहते हैं, चिढ़े क्यों रहते हैं? इसलिए चिढ़ा रहता हूं क्योंकि ये मानवता का अपराधी है, मानवता का दुश्मन है। ये व्यक्ति केवल एक चोर, लुटेरा, डाकू, डकैत नहीं है। इस व्यक्ति ने सांस्थानिक तौर पर बिहार के सभी संस्थानों की हत्या की है, जिससे 20 वर्षों बाद भी नहीं उबर पाया है। आप सोचिए, बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि अब कब तक जंगल राज का गाना गाओगे? भाई तुम सोचो ना यार, 3 पीढ़ियां गुजर गई, 20 वर्षों का सुशासन हुआ, फिर भी अभी तक, हालांकि आप अब फैक्ट्री वगैरह की बात करेंगे तो वो भी लिस्ट है, वो भी मैं गिनाता जाऊंगा। उस सब से क्या फायदा है भाई? पटना में बाकायदा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, बेहटा खुल गया है, दरभंगा तक का इंडस्ट्रियल एरिया काम करने लगा है, दरभंगा में तारामंडल आ गया है, बहुतेरी चीजें हुई हैं। आप उस दौर को समझ नहीं सकते हैं। अपने घर के अधेड़ों से पूछिए जो 40 पार के हैं, प्लीज पूछिए। और मेरा केवल और केवल पहली बार जो वोट देने जा रहे हैं, बहुतेरे प्रलोभन आएंगे, बहुतेरी चीजें आएंगी, किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन इस खानदान को रोकिए। फिलहाल इतना ही। आप व्यालोक वाणी पर जिस तरह का प्रेम और स्नेह बरसा रहे हैं, प्लीज उसमें कमी मत कीजिएगा। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, दूसरों से भी करवाइए। प्लीज हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमारी रीच बढ़ती है, रीच बढ़नी चाहिए। और ये मैं पहले नहीं कहता था, संकोची था। देखिए आनंद जी अभी स्मर्क दे रहे हैं, मतलब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये कहना जरूरी है। आप ही लोग हमारा परिवार हैं, इसलिए प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक छोटे से विराम के बाद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय श्री राम।